मित्रों, आज हम पाठ संख्या 18 कक्षा 10 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति के भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस भाग में हम जानेंगे कि एक ग्राहक के तौर पर एक व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 5। देखिए, यहाँ दिया गया है कि ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है, यानी जो सरकार ने उसे अधिकार दिए हैं उनके प्रति जैसा वो सावधान रहता है, उसी तरह उसकी जिम्मेदारियाँ और कर्तव्यों के प्रति भी उतनी ही जागृति रखनी चाहिए, यानी उसे अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सजग रहना चाहिए। अब ग्राहक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, कौन कौन से काम उसे करने चाहिए, तो वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहला पॉइंट देखो, कहता है कि ग्राहक को खरीदी करते समय चीज़, वस्तु या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा और VIS और ISI और एगमार्क जैसे गुणवत्ता मानक चिन्हों वाली ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी वस्तु का चयन करते हैं तो आप उस वस्तु का चयन जो है वो अच्छा करें, अच्छी वस्तु का चयन करें, ठीक है। और उसमें जो भी मानक चिन्ह दिए गए हैं, जैसे BIS है, ISI है, एगमार्क है, ये क्या है, गुणवत्ता के मानक चिन्ह हैं। इनको आप देखिए, अगर कोई जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो भी आप वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, उसके पैकेट पे, उस वस्तु पर अगर इनका चिन्ह है, इसका मतलब है कि वो क्या है, आपकी अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, ठीक है। और गारंटी वारंटी का बिल ले लीजिए आप, उससे उसका मूल्य देख के, चेक करके कितना उस पर प्रिंट है, उतने हिसाब से ही आपको क्या है, इसका खरीदारी करनी चाहिए। तो ये आपका कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट देखिए, खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, लेवल, घोषणा संबंधी जांच करके आश्वस्त होकर समझदार और जागृत ग्राहक बनकर जवाबदारी पूर्वक निर्णय करके खरीदी करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप खरीदी करते हैं किसी वस्तु की, तो आप अच्छी वस्तु का चयन आपने कर लिया, फिर उस पर जो जानकारी दी गई है आप उसको देखिए, पढ़िए, उसके लेबल मतलब जो पैकेट है उसके ऊपर क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। उसकी एक्सपायरिंग डेट देखिए, कब एक्सपायर हो जाएगी, कब बनी है, ठीक है। उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, कितनी उम्र के लोगों के लिए वो चीज़ सही है। तो ये क्या है, सब चीज़ें समझने के बाद ही आप क्या करिए, खरीदारी करिए। कहने का मतलब ये है। तीसरा पॉइंट देखो, दिया गया है कि ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन, प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है। ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई। कहने का मतलब ये है कि सारी जिम्मेदारियां केवल विक्रेता और उत्पादकों की ही नहीं है। जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो आप भी एक सज्जन व्यक्ति की तरह उनसे सम्मानजनक भाषा का उपयोग करके और सही तरीके से व्यवहार करके आप क्या करें, खरीदारी करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है और कानून आपसे ऐसी अपेक्षा करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, दिया गया है, ग्राहकों को खरीदे गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुकाकर पक्की रसीद लेनी चाहिए और वारंटी कार्ड भी विक्रेताओं से भरवा कर दुकानदार की सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ग्राहक जब भी आप खरीदने जाते हैं तो आप जो भी बिल बनवाते हैं वो पक्का बिल होना चाहिए, फर्जी बिल आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। पक्की रसीद आप ले लीजिए उनसे, फिर गारंटी वारंटी कार्ड है वो दुकानदार से आप भरवाइए और व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का उससे निवेदन करिए। और दुकान की जो मोहर होती है, जहाँ से आप खरीद रहे हैं, उसकी मोहर, सील जो होती है, सील आप उस पर क्या करवा दीजिए, लगवा दीजिए वारंटी कार्ड पर, ठीक है। चलिए, पांचवा पॉइंट देखो, दिया गया है, ग्राहकों को गैर राजनीतिक और बिन धनदाकीय स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों और संगठनों की रचना करनी चाहिए और उन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायत के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्तर पर क्या करिए, पांचवें पॉइंट में, कि आप अपने कुछ ग्रुप बना लीजिए, संगठन बना लीजिए, समूह बना लीजिए और ये ग्राहक मंडल, जैसे नाम दिया गया है स्वैच्छिक ग्राहक मंडल, आप बना सकते हैं। कुछ संगठन बना सकते हैं कि अगर किसी ग्राहक को कोई समस्या आती है तो वो इन ग्राहक मंडलों के पास जाए, अपनी शिकायत बताए और ये ग्राहक मंडल उस ग्राहक के लिए क्या करें, कानूनी लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे, ठीक है। और इनकी शिकायतों का निवारण करने का कार्य भी यही ग्राहक मंडल करेंगे। तो ऐसे ग्राहक मंडल हमें बना लेना चाहिए जो बिना किसी लाभ के क्या है, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहें। छठा पॉइंट देखो, दिया गया है, ग्राहकों को उसकी सही शिकायत संबंधी विभाग के अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि जब आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपका शोषण हुआ है, तो आप मौखिक रूप से व लिखित रूप से, दोनों रूपों से आप क्या करिए, जो भी संबंधित विभाग है, ठीक है, जिस भी विभाग में आपके साथ छल कपट किया गया है, ठीक है, उसके वस्तु को आपने खरीदा और वहाँ पर आपके साथ छल कपट हुआ है, तो आप उसके विभाग के अधिकारी के पास जाइए, उन्हें अपनी समस्या बताइए मौखिक रूप से, और एक पेपर पे लिख कर शिकायत रूपी आप क्या करिए, लिखित रूप में भी उनको दे के आइए कि हमारी इस शिकायत का निवारण कीजिए। 7वां पॉइंट देखो दिया गया है, ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोक-टोक या समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जांचकर हमेशा खरीदी करनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि जब भी आप जाते हैं तो आप गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता मत करिए, ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ ही लीजिए। जब भी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको उत्पादन कब वो बनाई गई है वस्तु, उसकी दिनांक देखिए, कब वो ख़त्म हो जाएगी, अंतिम तिथि क्या है उसकी वो देखिए, बैच नंबर देखिए, उसका वजन कितना है वो देखिए, उत्पादक का नाम क्या है, पता क्या है वहाँ का। तो ये सारी चीज़ें जांच करके ही हमें क्या है, खरीदारी करनी चाहिए। 8वां पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, खरीदी के समय माल खराब हो या बनावटी या नकली हो, वजन कम हो तो तुरंत ग्राहक को, व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए, और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलंब हो तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया है, माल ख़राब दे दिया गया है, आपको नकली माल दिया गया है, वजन कम दिया गया है, तो आप व्यापारी से शिकायत करेंगे कि देखिए आपने ये जो है सामान जो हमको दिया है, ये क्या है, आपका वजन कम है, ये नकली सामान आपने दिया है। अगर वो नहीं सुनता है तो आप उनसे बड़े प्राधिकारी जो हैं, ठीक है, उनके पास जाइए। वो नहीं सुनते हैं तो उनके अलावा आप ग्राहक अदालतें बनाई गई हैं, हर ज़िले में है, हर और राष्ट्रीय स्तर पर भी है, ठीक है, तो राज्य स्तर पर भी है। इस तरीके से 3 दिया गया है, तीनों स्तर पर आपके क्या है, ग्राहक अदालतें हैं, वहाँ पर जाके आप अपनी मांग रख सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं उस व्यापारी के विरोध में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो यहाँ 9वां पॉइंट दिया गया है, ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित होकर देखा देखी या सेल से अचानक अनावश्यक और अधिक खरीदी से बचना चाहिए तथा पैसे बचाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, ठीक है, तो आप क्या है, कभी विज्ञापनों से प्रेरित होकर आप देखते हैं टेलीविज़न पर कई बार ऐड आता है, आप उनको देखकर क्या करते हैं कि नहीं हमको यही चीज़ लेनी है क्योंकि इसको हमारा फेवरेट हीरो या हीरोइन क्या कर रहे हैं, इसका विज्ञापन कर रहे हैं, तो आप उनसे प्रेरित होकर क्या करते हैं, आप उस वस्तु को खरीद लेते हैं जबकि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, या आपके मित्र ने खरीदा, देखा देखी आपने खरीद लिया, या कहीं पर सेल लगी थी, आपको आवश्यकता नहीं थी, आपने देखा कम पैसे में उपलब्ध है तो आपने खरीद लिया। तो ऐसी खरीदारी करने से हमें बचना चाहिए और अपने पैसे हमें बचाने चाहिए। चलिए 10वां पॉइंट देखो दिया गया है, खरीदी के समय वजन, कांटे, मापतौल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सही हैं या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तौल माप के साधनों की नियमित जांच और सत्यता समय समय पर जांच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। कहने का मतलब है जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसका वजन करते हैं, तो उसके कांटे को आपको देखना चाहिए वो सही है या नहीं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आजकल वजन करने वाली मशीनें आ गई हैं, तो आप उनको देखिए, उनके साथ छेड़खानी तो नहीं की गई है, और समय समय पर इनकी जांच जो तौल माप के अधिकारी होते हैं उन्होंने समय समय पर इसकी जांच की है या नहीं की है, ये भी आपको क्या है पुष्टि करनी चाहिए, दुकानदार से पूछना चाहिए। और अगर आपको कोई लगता है कि कांटे के साथ में जो भी वजन करने वाला साधन है उसके साथ में छेड़खानी की गई है तो इसकी शिकायत आपको करनी चाहिए। चलिए 11वां पॉइंट देखते हैं। 11वां पॉइंट कहता है कि ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर आए तो उसकी सील की जांच करनी चाहिए कि वो सील बंद है या नहीं। वजन जांचना चाहिए कि सिलेंडर में जो गैस है वो कितनी किलोग्राम है, कितना है, तो उसका वजन भी हमें करना चाहिए। जब भी आप रिक्शा टैक्सी में बैठें तो आप जो मीटर का भाव लगा रहता है, मीटर रहता है, वो शून्य करवा देना चाहिए और भाव पूछकर ही आपको बैठना चाहिए। पहले ही आप उसके भाव पूछ लीजिए और शून्य पर उसका मीटर करा दीजिए। अगर मान लीजिए आप गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की गैस भरवाने जाते हैं तो जो आप देखते हैं पेट्रोल पंप पर देखते हैं ना आप, मीटर होते हैं तो वो 4 शून्य दिखाई देता है। तो जब 4 शून्य हो तभी आप इस रीडिंग को देखकर ही आपको क्या करना चाहिए, भरवाना चाहिए पेट्रोल, डीजल।
कैरोसिन खरीदते समय आप देखते हैं एक छोटा सा मापिया आता है जिसमें माप कर 1 लीटर सरकारी दुकानों पे आपने देखा होगा, जो राशन कार्ड की दुकानें होती हैं वहाँ पर मापिये में भर के क्या दिया जाता है, आपका कैरोसिन दिया जाता है, ठीक है। तो जब उसका झाग बैठ जाए ना तब आप पूरा मापिया भरवा कर ही आप करिए। तराजू स्टैंड जो है वो सही से लगा है या नहीं, तराजू का वजन सही कर रहा है, क्योंकि हाथ में जब लेके तराजू को वजन किया जाता है तो वहाँ पर कमी होने की या ठगी होने की संभावना रहती है। इसलिए क्या है, हमें ये सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब हम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। 12वां पॉइंट देखिए, रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा, हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में होने वाली लापरवाही से सेवा में उत्पन्न होने वाला शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के सामने बदला प्राप्त करने हेतु ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। मामले की पूरी जानकारी और प्राप्त मुआवजे का समाचार स्थानीय टीवी चैनलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उनके साथ हुए अन्याय की और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप जाते हैं, रेलवे में गए, आप बैंक में गए, आप बीमा कंपनी में गए, टेलीफोन सुविधा लेने गए, हॉस्पिटल में गए, आपके साथ लापरवाही हुई और जिसके कारण मान लीजिए हॉस्पिटल में किसी की जान चली गई या कोई आपको शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुँचा, ठीक है, या आर्थिक आपके पैसे बर्बाद हो गए उसमें, तो आप ऐसे में शिकायत कर सकते हैं उनकी लापरवाही की। कहाँ पर? ग्राहक फोरम में और ग्राहक मंडलों में, और पूरी जानकारी आप पूरा केस लड़ सकते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई मुआवजा प्राप्त होता है, आपको न्याय मिलता है, तो आप आपको जो न्याय प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी आप जो स्थानीय जो आपके आसपास टीवी चैनल हैं उनमें आप जानकारी दीजिए। समाचार पत्र आपके बहुत सारे आते हैं, समाचार जो आप अखबार देखते हैं उन अखबारों में आपको प्रकाशित करवाना चाहिए, जिससे कि अन्य लोग भी आपको देखकर प्रेरित होंगे, अन्याय के भोग बनने से बचेंगे और वो भी प्रेरित होकर अपने जो भी उनके साथ शोषण हुआ है उसके लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित होंगे। 13वां पॉइंट देखो दिया गया है, ग्राहक शिक्षण द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्य शिविर, परिसंवाद या सेमिनार में उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के अभियान को वेग प्रदान करने में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि लोगों को जागृत करना, एक ग्राहक के तौर पर कैसे आप उनको उनके कर्तव्य, उनके अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। तो सरकार बहुत सारे अभियान चलाती है, ग्राहक मंडल बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करता है, कार्य शिविर लगाता है, परिसंवाद लगाता है, सेमिनार होता है। तो ऐसे में हमें उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, जागृति लाने की कोशिश करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ देखो दिया गया है ग्राहक सुरक्षा के उपाय, कि अब मान लीजिए किसी के साथ शोषण हुआ है, अब उसको कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो इसके लिए देखो यहाँ दिया गया है कि ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार के उपाय अमल में लाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं। कौन कौन से 4 हैं? तो उसमें सबसे पहला जो है वो बहुत ज़्यादा आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, उसी को हमने इस वाले भाग में सम्मिलित किया है। अभी बाकी और के बारे में हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला देखते हैं जिसमें दिया गया है कि त्रिस्तरीय अर्ध न्यायी अदालतें। ये पहला पॉइंट है, जो 4 प्रकार के उपाय दिए गए हैं उसमें ये पहले प्रकार का आपका उपाय है, जिसमें राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा काउंसिल, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की रचना की गई थी। आपने पढ़ा था कि ये क्या करता है, ये ग्राहकों को उनके अधिकार देता है, ठीक है। कौन? राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम। और कौन सा काउंसिल बनाया गया? तो वो बनाया गया केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा काउंसिल, जिसे हम राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहते हैं। इसी के तहत इसकी रचना की गई। इसी तरह राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग भी बनाया गया है। आप जानते हैं केंद्र में कौन सा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, और हर एक राज्य, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो उनमें मतलब जो है राज्य स्तर पर भी राज्य उपभोक्ता आयोग होता है। इन कमीशनों के द्वारा ग्राहक सुरक्षा कानून के अधीन नियम बनाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय ग्राहक समाधान आयोग भी बना है। त्रिस्तरीय अदालतों का ढांचा तैयार किया गया है। ग्राहक फोरम कमीशनों की कार्रवाई के लिए कानून
कायदे बनाए गए हैं। ये त्रिस्तरीय जो अदालतें हैं उनका पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा ग्राहक फोरम भी हैं आपके, कमीशन भी बनाए गए हैं और उनके लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं आपके। तो हम त्रिस्तरीय अदालतों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहला देखो यहाँ दिया गया है, फर्स्ट दिया है जिसमें जिला फोरम। हर एक ये जिला मंच पर होता है, ठीक है, जिला स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखो पहला पॉइंट जिला स्तर वाले में दिया गया है कि प्रत्येक जिले के लिए एक अदालत है जो सबसे महत्वपूर्ण अदालत है, जो ग्राहकों की शिकायतों का अध्ययन करके न्यायिक समाधान करती है। सबसे महत्वपूर्ण अदालत, सबसे पहले व्यक्ति जो है कहाँ शिकायत करेगा, तो वो आपका जिला में करेगा, जहाँ वो रहता है वो उसके ज़िले में वो शिकायत कर सकता है और ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसमें कितने से कितने तक का अगर आपका नुकसान होता है तो आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ दिया गया है कि इस न्यायालय में आप 20 लाख तक के दावों के लिए उसकी निर्धारित फीस भरकर अर्जी स्वीकारी जाती है। कहने का मतलब अगर आपका 20 लाख तक अगर नुकसान हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 20 लाख तक का नुकसान हुआ है उसके लिए आप अर्जी दे सकते हैं, कहाँ पर, जिला न्यायालय में। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, जिला फोरम के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष निर्णय की जानकारी होने के 30 दिन के अंदर राज्य कमीशन में अपील दाखिल कर सकता है। कहने का मतलब है कि जिला स्तर पर अगर क्या होता है, किसी को अगर मान लो 20 लाख का उसका नुकसान हुआ था या उससे कम, ठीक है, तो उसको उसे लगता है कि मुझे न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जिस दिन उसका न्याय दिया गया था, जिस दिन निर्णय आया था, उस निर्णय से अगले 30 दिन तक क्या कर सकता है, वो अपने न्याय को प्राप्त करने के लिए कहाँ अपील दर्ज कर सकता है, राज्य कमीशन में। राज्य कमीशन, जिला से आप राज्य में अपील कर सकते हैं। अब देखो यहाँ दिया गया है, उससे पहले मुआवजे की दावे की रकम का 50% अथवा 25,000 जो कम हो वह निश्चित शर्तों के अनुसार डिपॉजिट जमा करनी होती है। कहने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए आपको क्या है 1 लाख का आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, 1 लाख का नुकसान हुआ है। अब आपको 1 लाख के नुकसान का मुआवजा अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ सिक्योरिटी के रूप में जमा करना पड़ता है जिला फोरम में। तो वहाँ पर आप या तो आप 1 लाख मांग रहे हैं तो उसका 50% कितना हुआ, 50,000, तो या तो आप 50,000 जमा कर दीजिए या आप क्या कर सकते हैं 25,000। इन दोनों में जो भी कम हो, तो 50,000 50% होता है 1 लाख का, तो वो तो जमा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 25,000 दिया गया है कि ये हो तो ये भी आप जमा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 25,000 जमा करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं डिपॉजिट करके। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। देखो दिया गया है राज्य कमीशन, राज्य फोरम। देश में वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो 35 राज्य फोरम कार्यरत हैं जो कार्य कर रहे हैं, 35 राज्य फोरम, ठीक है। यहाँ पर आप कितने से कितने के बीच में शिकायत कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका नुकसान 20 लाख से 1 करोड़ तक का अगर हुआ है तो आप इस मुआवजे की रकम का दावा आप यहाँ पर निश्चित जो निर्धारित फीस की गई है उसको आप भरकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, जिसमें कितने से कितने का है, 20 लाख से 1 करोड़ तक का अगर मुआवजे की बात अगर होती है तो। अब देखो क्या दिया गया है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जिला फोरम में असंतुष्ट हुआ कोई भी पक्षकार आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर निश्चित नमूने और दावे की रकम 50% अथवा 35,000 डिपॉजिट भरकर राष्ट्रीय कमीशन में अपील दर्ज कर सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ भी सेम सिचुएशन है, या तो आप जितनी रकम आप मुआवजे की मांग रहे हैं उसका 50% अगर अधिक है और 35,000 कम है तो आप 35,000 भर दीजिए। अगर 35,000 से भी कम बैठता है आपका 50% मुआवजे का तो आप 35,000 भर दीजिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए तीसरा देखो यहाँ दिया गया है राष्ट्रीय कमीशन, जो राष्ट्रीय फोरम होता है। अब यहाँ पर देखो 1 करोड़ से अधिक मुआवजे का दावा संबंधी शिकायत निर्धारित कोर्ट फीस भरकर कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। अब 1 करोड़ से अधिक का अगर आप मुआवजा कर रहे हैं तो आपको इसके लिए केस कहाँ दाखिल कराना पड़ेगा, आपको कहाँ अर्जी भेजनी पड़ेगी, तो वो आपको राष्ट्रीय कमीशन में, राष्ट्रीय फोरम में आपको भेजना पड़ेगा, जिसमें देखो दिया गया है 5 सदस्यों की बेंच इस कमीशन के सदस्य होते हैं। 5 लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं इस चीज़ का। राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को संभव हो उतना जल्दी अर्थात शिकायत दर्ज करने की तारीख के 90 दिन में शिकायत का निवारण करना होता है। चाहे आप राज्य कमीशन में किसी केस को दाखिल करिए या राष्ट्रीय कमीशन में करिए, वहाँ पर जब केस दर्ज हो जाता है तो उसका निवारण जो होता है वो 3 महीने यानी 90 दिनों में लगभग जो है क्या करते हैं, इसका निवारण उन्हें करना ही होता है। यहाँ पर इससे अधिक नहीं हो सकता है।
चौथा पॉइंट देखो इसी में दिया गया है कि राष्ट्रीय कमीशन से नाराज व्यक्ति या पक्षकार इस कमीशन के आदेश के 30 दिन के अंदर, अब मान लीजिए 90 दिन के बाद निर्णय आया और निर्णय से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि नहीं अभी भी मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप अगले 30 दिनों में, जिस दिन निर्णय आया उसके अगले 30 दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट में, जो सर्वोच्च अदालत है, न्यायालय है, वहाँ पर निर्धारित शर्तों के आधार पर शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं अगर आपको राष्ट्रीय कमीशन में भी न्याय नहीं मिलता है। यद्यपि अपील से पूर्व पक्षकार को मुआवजे की दावे की रकम का 50% अथवा 50,000 दोनों में से जो कम हो वह डिपॉजिट के रूप में कोर्ट में जमा करवाना अनिवार्य है। और यहाँ पर भी आपका सेम दिया गया है, यहाँ पर अगर 50% कम है तो आप 50% कर दीजिए जितना पैसा आप मांग रहे हैं उसका, या 50,000 कम लगता है, कम है तो 50,000 को जमा करके आप क्या कर सकते हैं, केस को दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए लास्ट में यहाँ दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति इन तीनों अदालतों में से किसी भी अदालत के द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करे तो सजा अथवा दंड दोनों सजा का पात्र होता है। अगर तीनों अदालतों का आप कहना नहीं मानते हैं तो आपको क्या होगा, सजा दी जाएगी और आपको हो सकता है कि जेल हो या जितना आपको क्या है फाइन लगाया गया है वो फाइन और जेल दोनों ही आपको हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मानना ही पड़ता है। आगे देखो दिया गया है कि बीपीएल के अंतर्गत व्यक्तियों को, वरिष्ठ नागरिकों को और विकलांग व्यक्तियों को शर्तों के अधीन फीस भरने की मुक्ति भी जो है, छूट जो दी जाती है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर कोई गरीबी रेखा से नीचे है, कोई वरिष्ठ नागरिक है, ठीक है, जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको कुछ कम पैसे देकर या कुछ फीस भरकर ही क्या है मुक्ति मिल जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका कम दूसरों की अपेक्षा कम पैसे जमा कराकर भी अपने केस को लड़ सकते हैं। और जिला मुफ्ती कानून सेवा, मार्गदर्शन, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और वकील की मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई जाती है। और यहाँ पर ये है कि आपको ऐसे लोगों को जो विकलांग हैं, जो उम्र दराज हैं, उनको क्या है फ्री में जो है मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इस प्रकार जो है हमारा ये जो भाग है वो समाप्त होता है।